नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता कैसे है? इसका जवाब है भारतीय संविधान, जो हमारे देश का एक तरह से ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सपनों और इसके पूरे ढांचे का एक ब्लूप्रिंट है। तो आज चलिए इसके एक बहुत ही खास हिस्से को समझते हैं, इसकी 12 अनुसूचियों को। तो आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा संविधान कितना बड़ा और मजबूत है। फिर हम अनुसूचियों की यात्रा देखेंगे कि ये 8 से 12 कैसे हुई, और उसके बाद एक एक करके इनके ग्रुप्स को समझेंगे, प्रशासन, शक्तियों का बंटवारा और वो कानून जो बाद में जोड़े गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विशाल दस्तावेज की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है। जरा इस नंबर को देखिए, 470। जी हाँ, 470 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में। अब जरा सोचिए, अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, ये दिखाता है कि भारत की जो जबरदस्त विविधता और जटिलता है, उसको संभालने की कोशिश कितनी बड़ी है। और कहानी सिर्फ आर्टिकल्स पर खत्म नहीं होती। इस पूरे ढांचे में एक प्रियम्बल यानी उद्देशिका है। ये 470 आर्टिकल्स 25 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। फिर आती हैं 12 अनुसूचियां, 5 अपेंडिसेस और 105 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं अब तक। तो आज हमारा फोकस इन्हीं 12 अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स पर रहेगा। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, अनुसूचियों पर। ये हमें एक बहुत ही मजेदार बात बताती हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा सांस लेती हुई व्यवस्था है, जो वक्त के साथ बदलती है, विकसित होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अनुसूची या शेड्यूल होता क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा पन्ने होते हैं ना, जिन्हें अपेंडिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें वो सारी डिटेल जानकारी और लिस्ट होती हैं, जिससे संविधान का जो मेन टेक्स्ट है वो साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बना रहे। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब संविधान बना था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, जरूरतें बदलीं, 4 और जोड़ दी गईं। ये सफर अपने आप में एक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान देश की नई जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलता रहा है। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली 4 अनुसूचियों को। ये भारतीय संघ के बिल्कुल बुनियादी ढांचे, उसके फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स और बड़े अधिकारियों से जुड़ी हैं। तो सबसे पहली अनुसूची ये क्या करती है? ये भारत का पूरा भौगोलिक नक्शा तय करती है। मतलब हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, सब कुछ इसमें लिखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत की ऑफिशियल एड्रेस बुक है। अब दूसरी अनुसूची ये जुड़ी है पैसे से, मतलब सार्वजनिक धन से। इसमें बताया गया है कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, जज और सीएजी, इन सब की सैलरी और भत्ते कितने होंगे। ये बहुत जरूरी है ताकि पैसों के मामले में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। इसमें वो शपथ, वो कस्में लिखी हैं जो हमारे मंत्री, सांसद, विधायक और जज जैसे बड़े पदों पर बैठे लोग लेते हैं। ये बस शब्द नहीं है, ये अपने काम के प्रति उनकी वफादारी का एक औपचारिक वादा है। और फिर है चौथी अनुसूची। इसका लेना देना है फेडरल बैलेंस से, यानी संघीय संतुलन से। ये तय करती है कि राज्यसभा, जो हमारी संसद का अपर हाउस है, उसमें किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसा इसलिए ताकि हर राज्य की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आवाज देश के स्तर पर सुनी जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की तरफ। ये दोनों भारत के कुछ बहुत ही खास और संवेदनशील इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से जुड़ी हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो 5वीं अनुसूची है वो देश के कई राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन की बात करती है। लेकिन 6ठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के आदिवासी इलाकों को ज्यादा स्वायत्ता, मतलब ज्यादा आजादी दी गई है, ताकि वो अपनी खास संस्कृति और परंपराओं को बचा सके। अब आगे बढ़ते हैं 7वीं और 8वीं अनुसूची पर। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बताती है कि देश में काम का बंटवारा कैसे होगा, और दूसरी हमारी भाषाई विविधता को सम्मान देती है। तो ये देखिए, ये बहुत ही काम की चीज है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये बेसिकली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच काम का बंटवारा करती हैं। जैसे देश की रक्षा का काम केंद्र सरकार का है, तो वो यूनियन लिस्ट में है,
पुलिस और साफ सफाई राज्य का काम है तो वो स्टेट लिस्ट में, और शिक्षा जैसी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये एक तरह से देश चलाने के लिए कौन क्या करेगा वाली लिस्ट। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारत को सच में भारत बनाती है, हमारी भाषाएं। 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन यानी आधिकारिक मान्यता दी गई है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो भारत की इनक्रेडिबल कल्चरल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज का एक जश्न है। इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, संस्कृत ऐसी बहुत सी भाषाएं शामिल हैं। एक मजेदार बात बताता हूं, अगली बार जब कोई भारतीय नोट हाथ में आए तो उसे पलटकर देखिएगा, आपको इनमें से कई भाषाएं उस पर लिखी मिलेंगी। हमारी विविधता का इससे अच्छा सबूत और क्या हो सकता है। और आखिर में हम आते हैं उन 4 अनुसूचियों पर जो ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थीं, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। ये वो एडिशंस हैं जो बदलते हुए भारत की नई ज़रूरतों और चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए लाए गई। ये चारों संशोधन अपने आप में भारत के विकास की कहानी है। देखिए, नवी अनुसूची आई भूमि सुधारों को बचाने के लिए, ताकि जमींदारी खत्म करने जैसे कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। फिर आई 10वीं अनुसूची, जो राजनीति में आया राम गया राम वाले कल्चर को रोकने के लिए थी, जहां नेता फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे और सरकारें गिरा देते थे। और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी, मतलब पावर को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर सीधे गांव और शहर के स्तर तक पहुंचा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। और इन अनुसूचियों का 8 से 12 तक का ये जो सफ़र है, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान सच में एक जिंदा दस्तावेज है। तो ये पूरी चर्चा हमें उसी एक सवाल पर वापस ले आती है, भारत के संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा हमने देखा, ये पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, ये तो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ये एक ऐसी बातचीत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी।